नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के तहत अर्थात प्राचीन भारत के तहत जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का, उसके तहत आज हमारी यूनिट नंबर 14 होगी, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, सैन वंश और चौहान वंश को कवर करने का प्रयास करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री बिल्कुल लास्ट टाइम पर है आपकी। ये यूनिट नंबर 14 है और उसके बाद में एक यूनिट और बचती है आपकी यूनिट नंबर 15 और उसके बाद में आपकी एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और जस्ट उसके बाद ही हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना टॉपिक देखते हैं यूनिट नंबर 14 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यदि देखो इसकी लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश कौन थे ये लोग? शासनकाल कब से कब तक था? जो गुर्जर प्रतिहार के लोग थे, इनका जो उत्पत्ति होती है या इनका विकास प्रारंभ होता है वो गुप्त साम्राज्य के पतन पर प्रारंभ होता है। मतलब इसका सीधा सा है कि जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर होगा, उसी प्रकार से नए नए राज्यों का आसपास क्षेत्रों में उदय होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, एक प्रकार से ये सामंत लोग थे, क्योंकि सामंत ही तो गुप्त काल में थे। सब कुछ फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा था वो सबसे ज्यादा कहाँ था? वो आपका गुप्त साम्राज्य में ही था। यही कह रहा है कि 5वीं शताब्दी के अंत तक और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से गुप्त साम्राज्यों के पतन पर इस वंश का उदय होता है। विदेशों से बर्बर हूण हूणों के होने वाले आक्रमण और आंतरिक विघटन गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। अब क्या था देखो, जो जितने भी विदेशों से आक्रमण हो रहे थे, जैसे हूणों का आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण, इन सबको रोकने का काम किसने करा था? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने ही किया था। ये कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ से भारत में होने वाले आक्रमण को इन्होंने एक द्वारपाल का काम किया था। द्वारपाल का कार्य किया। जितने भी पश्चिम की ओर से आक्रमण हुए उनको सबको इन्होंने रोका था। अब जैसे देखो, इसी दौरान क्या होगा, जब गुप्त साम्राज्य का पतन होगा तो गुजरात के चालुक्य वंश अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, मध्य भारत में कलचुरी वंश, शाकंभरी के चौहान वंश, मालवा के परमार वंश, जैजाक भुक्ति के चंदेल वंश, ये सभी राज्य अपने आप को क्या कर लेंगे? स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये गुप्तों के कहीं ना कहीं सामंत थे, और जैसे ही गुप्त राजा जो थे पतन की ओर अग्रसर हुए, उसी दौरान क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन सभी के बारे में हमें देखना है। चौहान वंश, मालवा वंश, अ, चंदेल वंश, तो ये और चालुक्य वंश के हम बारे में पीछे देख चुके भी हैं। तो गुप्त साम्राज्य का पतन के साथ ही पाटलिपुत्र का भी पतन हो गया, इसका गौरव भी नष्ट हो गया। पाटलिपुत्र के स्थान पर अब राजधानी क्या बनी? कन्नौज। देखो, अब तक पाटलिपुत्र जो थी राजधानी, वो क्या थी? व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो व्यापार की दृष्टि से पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण न रहकर क्या हो गया, कन्नौज जो थी वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इसी से ही क्या होता था, सारे रूट होकर गुजर रहे थे कन्नौज से ही। तो इसलिए ये कन्नौज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में उदय हुआ इसका। और ये कन्नौज कौन था? कन्नौज में कौन कौन शासक कर रहे थे? मोखरी वंश के शासक। मोखरी वंश का शासक कौन था? ग्रहवर्मा, याद करो। ग्रहवर्मा कौन थे? ये थे हर्षवर्धन के बहनोई। और उसी के साथ साथ जब इन ग्रहवर्मा की हत्या शशांक कर देता है, हर्षवर्धन कन्नौज को अपने किस में मिला लेता है? राज्य में मिला लेता है, और कन्नौज को क्या करता है? अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। तो ये सब कहानी किसके बाद होगी? ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद होगी सब। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। इनमें कौन कौन थे जो अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं? तो इसमें प्रतिहार वंश भी थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश भी इसी से संबंधित है, परमार भी इसी से संबंधित है। इन तीनों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। माना जाता था ऐसा, ये राजपूत थे तीनों। इसी का वर्णन इस प्रकार किया है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये भगवान लक्ष्मण के वंशज थे। अग्निकुल
ये राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश हुए, जो गुर्जरों की सहायक शाखा से संबंधित होने के कारण इन्हें गुज्जर प्रतिहार वंश कहा जाने लगा। ऐहोल अभिलेख से गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो ऐहोल अभिलेख है, किसका है ऐहोल अभिलेख? ये था आपका पुलकेशिन द्वितीय का, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये वही पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख, और इनकी गुर्जर जाति के बारे में सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया है वो इसी अभिलेख में मिलता है। अब देखो, इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला जो शासक बनता है वो बनेगा नागभट्ट। इस वंश की स्थापना कहने के लिए तो देखो हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन रहेगा? वास्तविक संस्थापक रहेगा नागभट्ट प्रथम। इसने भारत में शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक रखा था। मतलब अरबों के जो बार बार आक्रमण हो रहे थे, उनको इसने सिंध से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इधर आपका सिंध पड़ेगा, ये हमारा उत्तर भारत, और इधर आपका सिंध। तो इससे आगे इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। फिर आते हैं वत्सराज। यह भी एक शक्तिशाली शासक था, और यह इस वंश का चौथा शासक था। इसने पाल वंश धर्मपाल को हराया था। पाल वंश का शासक था धर्मपाल। इसके बाद ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया, और इसी को ही क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके के बीच हुआ? तो त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था प्रतिहार, पाल वंश और चालुक्य वंश। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। कन्नौज क्या था? व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये त्रिपक्ष संघर्ष में शामिल होंगे। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि बताइए कि निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं है। तो जो इनसे अलग होगा प्रतिहार पाल चालुक्य से, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था ये। इसने कन्नौज पर अधिकार करके इसे अपनी राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया था। सॉरी, एक मिनट जरा, वो मैंने पीछे आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। चालुक्य नहीं आएगा, यहाँ पर राष्ट्रकूट आएगा। राष्ट्रकूट शासक, सॉरी। तो गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट, मिहिर भोज प्रथम बनता है अगला शासक। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इसे ही माना जाता है, मिहिर भोज को। पाल वंश के राजा देवपाल और राष्ट्रकूट शासक था कौन? ध्रुव। इसने दोनों को पराजित कर दिया। इसका मतलब जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसको अंतिम रूप से उस संघर्ष में विजयी कौन हुआ? वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग, या गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ही क्या हुए थे वहां पर? अंतिम रूप से विजय होते हैं। कन्नौज पर एकाधिकार बनता है प्रतिहारों का। इसके बाद कृष्ण तृतीय को हराकर मालवा पर इसने अधिकार कर लिया। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मतलब जो शिव से वैष्णव विष्णु से संबंधित धर्म था उसी को वैष्णव धर्म कहते थे। तो ये वैष्णव धर्म को मानता था। इसने आदिवरा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। आदिवरा भी क्या है? विष्णु के 10 रूपों में 10 अवतारों में से एक है। और प्रभास जैसी भारी भरकम उपाधियां इसने धारण की। अगला शासक बनेगा महेंद्रपाल। इस वंश का सर्वाधिक शासक था, ये भी महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज का पुत्र था। इसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। इसके शासनकाल में राजनीतिक, सांस्कृतिक दोनों की दृष्टियों से प्रतिहार साम्राज्य की भूतपूर्व प्रगति हुई। मतलब हर तरीके से प्रकृति जो प्रतिहारों ने की वो राजनीतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, दोनों में प्रगति खूब हुई। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो इसके कौन थे? गुरु भी थे। राजशेखर ने कई पुस्तकों की रचना की थी। जैसे एक पुस्तक आपको ध्यान रखनी है कि पूछता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। जैसे कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, हरविलास, विदजाल भंजिका, सारी की सारी पुस्तकें राजशेखर की हैं। फिर अगला शासक बनेगा महिपाल। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका कि इस शासक के शासनकाल में बगदाद का निवासी अल मसूदी भारत आया था। तो उस समय शासन चल रहा था प्रतिहारों का, और प्रतिहारों में भी राजा था वहां का महिपाल। इसका शासनकाल शांति और समृद्धि का काल रहा। राजशेखर ने इसे आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा है।
हालांकि इंद्र तृतीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया था। इंद्र तृतीय कौन था? वो राष्ट्रकूट शासक, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष बराबर चल रहा था। इस युद्ध की पराजय के बाद महिपाल का साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ? पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। गुर्जर प्रतिहारों का विघटन। महिपाल के बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं आया जो साम्राज्य को बचा ले। तो इसके बाद जो आए शासक वो महेंद्रपाल द्वितीय आया, विनयपाल आया, महिपाल द्वितीय आया, विजयपाल आया। जैसे कई कमजोर शासकों के समय प्रतिहार साम्राज्य के विघटन भी तेज हो गया। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा को पराजित किया और इसके बाद शीघ्र ही प्रतिहार राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो यहीं से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। जिन राज्यों का एकीकरण करके प्रतिहार साम्राज्य स्थापित हुआ, केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण वे अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। देखो, हर राज्य में क्या था? हर राज्य में सिस्टम था सामंत का, और यही सामंत मौका देखते थे। जैसे ही केंद्रीय शक्ति क्या हुई? कमजोर हुई, उसी दौरान क्या कर देते थे? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो वही काम यहाँ भी हुआ था, क्योंकि केंद्र में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सबको बांधे रखती। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? इसका विघटन प्रारंभ हो जाता है। 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को बिना हराए ही उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनी राज्यपाल राज्य छोड़कर फरार हो गया। तभी चंदेल शासक, ये चंदेल है, चंदेल शासक विद्याधर ने एक योजना बनाकर राज्यपाल की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि देखो, जो विद्याधर थे, विद्याधर को ये बात पसंद नहीं आई कि यदि कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है और आप राज्य राज्य छोड़कर ही भाग रहे हैं, तो इस बात से को लेकर विद्याधर जो थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे। वे जो बहुत ही ज्यादा नाराज हुए, तो इन्होंने एक प्लानिंग करके राज्यपाल की हत्या करवा दी। इस बात को देखकर जो ये था महमूद गजनी, ये बहुत गुस्सा हुआ और इसी ने क्या करा कि विद्याधर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अगली जो योजना बनी महमूद गजनी की, वो विद्याधर पर ही बनेगी। लेकिन कई दिन युद्ध चलने के बावजूद भी युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला और इस युद्ध में क्या हुआ? एक संधि करनी पड़ी। संधि क्या हुई थी, कैसे हुई थी, वो हम मध्यकालीन भारत में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1018 ईस्वी में राज्यपाल के भागते ही शासन सत्ता उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के हाथ में आ गई। अगला शासक बना त्रिलोचन पाल। वह भी 1019 में क्या हुआ? गजनी से हार गया। इन सभी तथ्यों से यह बात तय है कि गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत में क्या कह रहा था? द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। मतलब जितने भी पश्चिम से आक्रमण हो रहे थे, ज्यादातर 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक इन्होंने इनको रोकने का भरकस प्रयास किया। और इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। पहला शासक याद रखना है, अंतिम शासक याद रखना है, और क्या क्या काम हुए वो भी आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रखना है। ठीक, अगले वंश की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। पाल वंश। पाल वंश कहाँ चला था? वो पाल वंश जो था ये बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था। तो गोपाल, इस वंश की स्थापना कौन करेगा? गोपाल। तो गोपाल इस वंश की स्थापना करता है। देखो, हुआ क्या था? जैसे ही शशांक की मृत्यु होती है, शशांक की मृत्यु की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने। तो इस शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में क्या था? भारत था वो अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। इसी वजह से देखो, ये बंगाल का पहला शासक कहा जाएगा जो सबकी सहमति से यहाँ का राजा बनेगा। बंगाल का पहला राजा ऐसा होगा। और यही 8वीं सदी के मध्य अशांति व अव्यवस्था से ग्रसित बंगाल के नागरिकों ने क्या कर दिया? गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को यहाँ का राजा बना दिया या अपना राजा बना लिया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था और अपने धर्म के प्रति कैसा था? सहिष्णु था। सहिष्णु, एक तरीके से आप कह सकते हैं उदार था। उदार का मतलब यह है कि अपने धर्म को तो फॉलो करता था, अन्य धर्मों के लिए, अन्य धर्मों को मानने से इसकी कोई बुराई नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई प्रजा एक किसी अन्य धर्म को मानती है, जैसे शैव धर्म को मान रही है या वैष्णव धर्म को मान रही हो, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये वैष्णव धर्म को, ये बौद्ध धर्म को मानता था जनता, कुछ लोग शैव धर्म को मानते थे, इससे कोई परेशानी नहीं थी। ये शशांक की तरह बिल्कुल कट्टर नहीं था। तिब्बत लामा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना करवाई थी, जिसी को हम क्या कहते हैं? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय।
औदनपुरी विश्व इस नाम से जाना जाता है जिसको। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया। जब गोपाल राजा नहीं था उस समय की अव्यवस्था को ही क्या नाम दिया गया? मत्स्य न्याय। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को राजा बनाया था। प्रकृति मतलब एक तरीके से परिस्थिति। परिस्थितियां ऐसी थीं कि गोपाल को राजा बनाना ही पड़ा। मतलब एक तरीके से सामान्य जनता भी यही चाहती थी क्योंकि शशांक की सेना में ये एक सेना नायक के पद पर था और योग्य भी था। जब तो क्या हुआ, सेना नायक से एक राजा का पद का सफर तय करता है ये। नेक्स्ट, धर्मपाल। अगला शासक बनेगा धर्मपाल। इसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। ये भी ध्यान रखना कि धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। जी हाँ, और गोपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष जो होगा वो इसके गोपाल के बाद होगा। ये गोपाल का पुत्र था। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सौडन ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी की उपाधि दी थी। एक कवि थे सौडल, इन्होंने ही उत्तरापद के स्वामी की उपाधि किसे दी थी? तो धर्मपाल को। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दो विश्वविद्यालय बनवाए, विक्रमशिला और सोमपुर विश्वविद्यालय। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र रहते थे। हरिभद्र निवास करते थे। इसका युद्ध गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी हुआ था। आगे चलकर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और एक शानदार दरबार का आयोजन किया। इसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान के अधीनस्थ राजा भी उपस्थित हुए। को होता क्या था कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कभी तो ये पाल वंश के लोग जीतते थे, कभी राष्ट्रकूट वंश के लोग जीत जाते थे और कभी प्रतिहार वंश के लोग जीत जाते थे। लेकिन अंतिम रूप से यदि आप विजय को श्रेय देंगे तो वो जाएगी प्रतिहार वंशों को ही। इसने नालंदा बिहार को 200 गांवों का अनुदान भी दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय। अगला शासक बनेगा देवपाल। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होगा। बादल स्तंभलेख है बादल। एक लेख से देवपाल ने उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया, मतलब उत्कलों को हराया, हूणों को हराया इसने। द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के का जो अभिमान था, जो इन्हें घमंड था, उसको भी इसने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। मतलब अच्छी खासी इसने पकड़ बनाई थी। उत्कलों को भी इसने हराया, हूणों को भी हराया। द्रविड़ और गुर्जर जो शासक थे उनको भी इसने खूब अच्छा खासा हराया था। अरब यात्री सुलेमान देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासक से अधिक शक्तिशाली बताता है। जो अरबी यात्री आया था सुलेमान, वो ये कहता है कि देवपाल जो था वो प्रतिहार वंश के शासकों और राष्ट्रकूट वंश के शासकों दोनों से ही अधिक शक्तिशाली था। और पाल शासकों को सुलेमान ने रूहमा कहा है, रूहमा की संज्ञा दी है। देवपाल ने जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाया गया था, जो उसको भी इसने क्या कर दिया? अपने वापस अपने पास रख लिया। जो जावा और सुमात्रा थे, जो शैलेंद्र वंश के शासक के पास थे, वो क्या कर लिए? जावा और सुमात्रा को इसने उनसे छीन लिया। बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए इसने 5 गांव दान दिए थे। क्योंकि बौद्ध धर्म के देखो, पाल वंश के जितने भी शासक होंगे वो क्या थे? वो बौद्ध धर्म को अनुयायी थे, सभी के सभी लोग। और ये अंतिम वंश था जो पूरी तरीके से किसी धर्म को स्वीकार करता था। उसके बाद में कोई ऐसा खास होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो जाएंगे उस दौरान से। नारायण पाल। अगला शासक बनेगा आपका नारायण पाल। देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल ने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन छोड़कर संन्यासन ग्रहण कर लिया। इसने शिव के सम्मान में 1000 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो उदार थे सभी के सभी। बौद्ध धर्म को मानने के बाद भी क्या कर रहे हैं ये लोग? अन्य धर्मों को भी पराश्रय दे रहे थे। महिपाल प्रथम। इसने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को दोनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसे इस वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अर्थात पहला संस्थापक गोपाल, दूसरा संस्थापक इसे माना जाता है कि दोबारा से इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित कर दिया। तो राजेंद्र प्रथम जो था वो हम चोल वंश में पीछे देख चुके थे कि दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे प्रमुख जो था कौन था? चोल वंश। और चोल वंशों में सबसे प्रमुख कौन था? राजेंद्र प्रथम।
जिसने क्या करा था, श्रीलंका को भी जीत लिया था। अपने देश को तो छोड़ो, इसने बाहर के देशों को भी जीत लिया था। इसने अपने राज्य का विस्तार मगध और दक्षिण बिहार तक किया था। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भी भेजा था। हिंदू काव्य में दाय भाग का जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त। इसका मतलब जीमूतवाहन जो था वो किस वंश के शासकों के पास रहता था या किस वंश के राज्यसभा में रहता था? तो ये रहता था आपका पाल वंश के शासकों में। महिपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो जाती है। मतलब अवनति का मतलब होता है पतन। पतन प्रारंभ हो जाता है इसका, पाल वंश का। नेक्स्ट, फिर आते हैं उसके बाद रामपाल। तारानाथ ने संध्याकार नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। मतलब तारानाथ थे, तारानाथ थे जो संधिकार द्वारा रचित थी, उसके अनुसार इस वंश का अंतिम शासक कौन बनेगा? वो था रामपाल। इसके समय में केवटों का विद्रोह हुआ और इसका उल्लेख रामपाल चरित में भी मिलता है। नेक्स्ट, अगले शासक को देख लेते हैं। अगला वंश देखेंगे कि देखो, पाल वंश आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, अभी इसमें एक दो राजा और भी हैं। पाल वंश की विशिष्टता क्या थी? पाल वंश की क्या क्या विशिष्टता थी? पाल कलाकारों को कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी। मतलब ये पीसीएस का सवाल बनता है कि कांसे की मूर्तियां सबसे ज्यादा कहाँ बनती थी, अच्छे प्रकार की कांसे की मूर्तियां कहाँ बनती थी? तो पाल शासकों के पास, मतलब पाल शासकों के यहाँ पर, या जो बंगाल में कांसे की मूर्ति अच्छी खासी बनती थी। बंगाल का पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तिब्बत से धर्म स्वामी भारत आए थे, तो इन्होंने मंडल भेजा था। संरक्षित संतरक्षित और दीपंकर बौद्ध विद्वान थे, जो ये दोनों कहाँ भेजे गए थे? तिब्बत भेजे गए थे। नेक्स्ट वंश है आपका सैन वंश। देखो सैन वंश में क्या क्या होगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन किसके हाथों में चला गया? सैन वंश के राजाओं के हाथों में चला। इस वंश की स्थापना सामंत सैन्य ने की थी। और देखो कह सकते हैं, तो पाल वंश के खंडरों पर खंडहरों पर किस वंश का विकास हुआ? निकल कर आया सैन वंश। इस वंश का आगे बढ़ेगा ये। तो इस वंश की स्थापना सामंत सैन्य ने की थी। इसने राढ़ में एक राज्य भी स्थापित किया था। अगला शासक देखो इसका विजय सेन। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था विजय सेन। देखो स्थापना तो की है किसने? सामंत सेन ने। लेकिन महत्वपूर्ण शासक नहीं था सामंत सेन। ये अगला जो शासक आएगा विजय सेन, ये महत्वपूर्ण शासक बनेगा। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने नृत्य नृत्य मतलब इसके समय में नेपाल को नृत्य कहा जाता था, और वीर और मिथिला को वीर कहा जाता था, वो पराजित किया था। मतलब नृत्य नृत्य प्रदेश और वीर प्रदेश दोनों को इसने पराजित किया था। तो दोनों ही क्या है नेपाल में, मिथिला भी और नृत्य भी। इसने अपने राज्य में विजयपुर और विक्रमपुर नामक नगर की स्थापना की थी। बल्लाल सेन विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक बनता है। इसलिए बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय जाता है। मतलब इसी ने बंगाल में जाति प्रथा को संगठित किया, कुलीन प्रथा को संगठित किया, बल्लाल सेन ने। इसने दान सागर ग्रंथ की रचना भी की थी, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। जो दान सागर रचना की ग्रंथ की रचना की थी इसने, वो पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने गोजेश्वर और निशुल्क शंकर की उपाधियां धारण की थी। खोजेश्वर और निशुल्क शंकर। अगला शासक बनेगा लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन हुआ। बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट अर्थात लक्ष्मणवती या लखनौती भी बोल देते हैं इसको, की स्थापना करवाई थी इसी ने। इसी को इसने अपनी क्या बनवाया था? राजधानी। सैन वंश की राजधानी जो बनती है वो लखनौती कह सकते हैं या लक्ष्मणवती भी कह सकते हैं। 1202 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अब ध्यान रखना है आपको यहाँ से कि अब वो पूछेगा कि जो महमूद गजनी या मोहम्मद गोरी जब भारत आया, उस समय सैन वंश का शासक कौन था? तो उस समय सैन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। या यदि वो ये भी कहते कि बंगाल पर जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने शासक किया था, क्योंकि जो जो बख्तियार खिलजी है ये गोरी का ही गुलाम था। आगे देखेंगे इसको। तो इसी के समय में क्या हुआ था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। उसी में इसने आग लगा दी थी।
तो बख्तियार खिलजी ने इसकी राजधानी लखनऊ पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। बख्तियार खिलजी इस अभियान के समय ही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर देता है। लक्ष्मण सेन ने अपने बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा करवाया था। जो बल्लाल सेन ने अ, अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना करवाई करी थी, उसको पूरा इसी ने करवाया था। इसका दरबारी कवि था श्रीधर दास। हलायुद्ध इसका प्रधान प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन पर जयचंद ने आक्रमण किया। इस युद्ध में लक्ष्मण सेन जीत जाता है। इसी युद्ध के बाद इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान रहते थे। प्रतिष्ठित विद्वान जैसे गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। लक्ष्मण सेन की ही सभा में। पवन दूत के लेखक कौन थे? धोई। वो भी यहीं रहते थे। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे यहाँ पर। अगला वंश आएगा आपका चौहान वंश। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। दो तीन युद्ध इसमें इंपोर्टेंट बनेंगे, जैसे आपका तराइन का युद्ध, दोनों तराइन के युद्ध। चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी, शाकंभरी कहाँ है? अजमेर के निकट, के चौहान राज्यों का इतिहास में विशेष स्थान मिलता है। अजमेर राजस्थान में है। तो जो राजस्थान में शाखा थी, उसी का क्या है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ऐसे तो वंश, चौहान वंश की बहुत सारी शाखाएं थी। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष अर्थात जयपुर राजस्थान प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के समय के विजोलिया प्रपात्र अभिलेख से प्राप्त होता है। मतलब एक तो हर्ष प्रस्तर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, एक सोमेश्वर के समय का लिखा हुआ है विजोलिया प्रपात्र, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वाक्तपति राज प्रथम, इस वंश का प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वो कोई ना कोई शासक, यदि वो राजा बनना है तो पीछे किसी न किसी का वंश का शासक और सामंत अवश्य रहा होगा। तो इसी के लिए कह रहा है कि इस वंश के शासक जो थे वो कन्नौज के, जो कन्नौज में शासक चल रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश, तो ये वहाँ के क्या थे? सामंत थे। और जबकि प्रतिहार सामंत, प्रतिहार वंश के लोग जो थे, प्रतिहार वंश के राजा थे, वो किसके सामंत थे? वो गुप्तों के सामंत थे। तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहार से अपने को स्वतंत्र कर लेता है। प्रतिहार वंश, क्योंकि प्रतिहार वंश जैसे जैसे अपने पतन की ओर बढ़ेगा, उसी दौरान क्या होगा, जो सामंत लोग होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, फिर से स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई केंद्र में सत्ता नहीं थी। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, जब ही क्या होगा, विघटन शुरू होगा। सिद्धराज अगला शासक बनेगा। इसने अपने राज्य का विस्तार करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विग्रहराज द्वितीय को देख लेते हैं। इसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था और भिरगु कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। विग्रह राज तृतीय, इसके समय में परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित हुई तथा इसने परमार राजकुमारी राज देवी से विवाह किया था। अजय राज आता है अगला शासक। यह पृथ्वीराज का पुत्र था। इसने अजमेर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया गया। अगला शासक बनेगा अर्णोराज। अनुराज अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज हुआ। इसने अजमेर के निकट मुल्तान में महमूद की सेना को पराजित किया था। फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। ये अर्णोराज का पुत्र था। इसने विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। इसे विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी तोमर, जो तोमर थे, इस सिद्धांता को समाप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तोमरों का जो शासन था वो कहाँ था? वो तोमरों का शासन था दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। और दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल ने। और अनंगपाल कौन था? अनंगपाल था तोमर राजा, तोमर वंश का शासक था अनंगपाल। इसी ने ही दिल्ली की स्थापना की थी। संस्कृत नाटक की रचना विशल देव ने की थी। इस नाटक में कुछ अंश 2.5 दिन के झोंपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर भी उत्कीर्ण है। जैसे देखो होता क्या था कि जो मंदिर होते थे ना, या कोई विद्यालय हो गया, ये क्या था, यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय था, ये संस्कृत विद्यालय था। इसी को तोड़कर इन मुस्लिम लोगों ने क्या कर दिया, इसी को एक मस्जिद के रूप में बना दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद। और इसी पर ही जो इस संस्कृत नाटक की रचना है, इसके कुछ पंक्तियां इसी मस्जिद पर लिखी गई हैं। मस्जिद नहीं थी, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय था। बस क्या हुआ,
ऊपर की बिल्डिंग तोड़कर गुंबद बना दी गई, तो वहां पर क्या बन गया, मस्जिद बन गई। इसके दरबार में सोमदेव नामक कवि रहते थे। इन्होंने ललित विग्रह राज की रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ध्यान रखना, पृथ्वीराज प्रथम नहीं है, पृथ्वीराज नहीं है, पृथ्वीराज द्वितीय नहीं है, पृथ्वीराज तृतीय आपको याद रखना है। यहाँ पर भी आयोग द्वारा आपको फंसाया जा सकता है कि बूझ ले कि मोहम्मद गोरी और तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, तो वहां पर क्या आंसर दोगे? तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज तृतीय थे। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र राजा बना। इसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना गया। ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने चंदेल शासक परमर्दी देव पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ये कहाँ शासन करते थे परमर्दी देव? ये बुंदेलखंड में राज करते थे। परमर्दी देव के सेनापति थे कौन? आला और उदयन। इन्हीं की कहानियां आपने अक्सर सुनी होगी। बहुत ही ज्यादा माइंडेड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे ये दोनों, आल्हा और उदय। किसके सेनापति थे? तो परमर्दी देव के। लेकिन इस युद्ध में क्या होते हैं, दोनों ही मारे जाते हैं। इनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती है। इसने गुजरात का चालुक्य शासक भीम द्वितीय को भी पराजित किया था, पृथ्वीराज तृतीय ने। देखो, जो पश्चिम से अरबों के आक्रमण हो रहे थे, तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, तो उसमें क्या था कि 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध। और इसमें क्या होता है, गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं इसमें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये कर दी कि इसको यहाँ से क्या कर दिया, जिंदा छोड़ दिया। उसके बाद में ये अपने आप को संगठित करके, अपनी सेना को संगठित करके अगले ही साल फिर से आक्रमण कर देता है। तो 1192 ईस्वी में ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और पृथ्वीराज तृतीय जो थे, अब के बाजी उलट गई। पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो था वो जीत जाता है। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की पूरी तरीके से हार हो जाती है। और देखो, अलग अलग किताबों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे पृथ्वीराज के ऊपर एक पृथ्वीराज रासो भी पुस्तक लिखी है, किसने? चंद्रबरदाई ने। उसमें कुछ और लिखा हुआ है, कुछ पुस्तक और मानती हैं, इतिहासकार कुछ और मानती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है, मारे जाते हैं। इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। इसी ने ही क्या लिखी थी, इन्हीं के ऊपर पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये इनकी एक खास बात ये थी कि ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी, शब्द भेदी बाण कैसे? कि यदि कोई दूर जानवर है और वो चिल्ला रहा है, आवाज निकाल रहा है, तो वो उसी की आवाज पर बाण चला देते थे और क्या होता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो जो बाण लगता था वो उसी को ही लगता था जाकर। तो इसलिए इसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। देखो, भारतीय इतिहास में शब्द भेदी भेदी बाण बाण जो चलाते थे वो दो ही लोग मिलते हैं। एक तो थे जो रामायण में देखते हैं, पर रामायण में राम के जो फादर थे, दशरथ, ये भी शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। और उसके बाद में जो चाहे ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये भी शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। और यहीं से अगला जो पॉइंट देखो, यहीं से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है। चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो जयनायक थे। पृथ्वीराज विजय इन्होंने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। और पृथ्वीराज रासो जो थी वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, अपभ्रंश काव्य था। ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय जो है वो संस्कृत काव्य है। ये चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई चंद्रबरदाई द्वारा, वो एक अपभ्रंश काव्य है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला शासक और अंतिम शासक बनता है गोविंद। चौहान की मृत्यु के बाद राजा बनता है, लेकिन गौरी के अधीन था। बिल्कुल होगा, क्योंकि हारा हुआ था। हारा हुआ तो जैसे कहोगे ऐसे ही माना जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश को ही समाप्त कर दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन राजा बनेगा, सुल्तान बनेगा। यहाँ से देखो, सुल्तान की अवधारणा प्रारंभ हो गई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? राजा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सुल्तान। और सुल्तान के बाद आप क्या पढ़ोगे? बादशाह। तो मुगल साम्राज्य के राजाओं को या मुगल साम्राज्य के वंशजों को हम क्या कहेंगे? बादशाह। जबकि दिल्ली सल्तनत में रहेंगे उनको सुल्तान। और इससे पहले जो कहेंगे वो राजा। तो ये ध्यान रखना, तीनों की तीनों कंडीशन अलग अलग बनेगी। तो ये हो जाता है आपका चारों वंश खत्म। ठीक। अब यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप का नीचे भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी
हार्ड कॉपी चाहिए या हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए? कंप्लीट पीडीएफ में आपकी तीनों होंगी, मिडेवल, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। यदि हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको अपने एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी, और यदि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो तो आपको मेल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो मेल का लिंक भी आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।